तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल। ठीक है जी। क्राउन रूल का मतलब क्या है? अब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करेगी, अब राज करेगा कौन? ब्रिटिश। ये आपका क्राउन रूल शुरू हुआ था 1858 से लेके 1947 तक का जो शासन चला, इसको हम क्राउन रूल कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, 1853 में आपका लास्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट आता, उसके तहत क्या कहा गया कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सटेंशन की बात नहीं की कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक जो है वो आगे शासन करेगी। अब इस चीज से ये क्लियर होता था कि अब कभी भी ब्रिटिश जो है वो डायरेक्ट रूल इंडिया में कर सकते हैं, उनका प्लानिंग बन रहा था। बट बीच में उनको ये पता नहीं था कि 1857 जैसी बगावत भी भारत में हो सकती है। लेकिन 1857 की बगावत हम पढ़ेंगे, इसके पीछे के कारण लगभग लॉर्ड डलहौजी को हम ठहरा सकते हैं, क्योंकि देखो विडो रीमैरिज एक्ट लाया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारे धार्मिक मामलों में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। फिर उसने जो है वो आपका डॉक्टर ऑफ लैपेस लाया था, जिसके तहत बहुत सारी स्टेटें जो है वो छीन ली गई थी, रजवाड़े वगैरह छीन लिए गए थे। इसलिए जो रजवाड़े के जो प्रिंसेस थे या प्रिंस लोग थे, उन्होंने क्या किया, हथियार उठा दिए थे। तो वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमारा एज अ पॉलिटिकल पार्ट रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे जब क्राउन रूल इंडिया में आता है तो ब्रिटिशर सबसे पहले क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इंडिया को ये एक लॉलीपॉप के तौर पर ये एक्ट दिया गया और इंडिया के जो महान लोग थे वो खुश हो जाते हैं कि भैया ठीक है, अब हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या बातें की गई? ठीक है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहा कि आपको गुड गवर्नमेंट देंगे हम। मतलब आज तक क्या आपने कभी औरंगजेब से पूछा था कि भाई आप ये पैसा कहां पर खर्च रहे हो? कभी आप पूछ सकते थे? तो पता चलता है कि दूसरे दिन आपका सर अलग और गर्दन अलग होता। तो ब्रिटिशर ने कहा कि आप पूछ सकते हो कि जो बजट है वो कहां पर। फर्स्ट टाइम बजट की बात जो 1860 में की गई थी, बट यहां पर जो 1858 में कहा गया कि अब आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हो, गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस कर सकती है, बट जस्ट इन रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या आप कभी औरंगजेब को कह सकते थे भाई हम आपके खिलाफ जो है वो आपके पापा के पास कंप्लेन करेंगे? उसने तो अपने बाप को बंदी बना दिया था, फिर हम क्या चीज थे, है ना। तो पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। देखो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ये इट कम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की बगावत के बाद ये एक्ट जो है वो लाया गया। ठीक है, इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? दिस एक्ट इज नाउन एज गुड गवर्नमेंट एक्ट। गुड गवर्नमेंट लिख सकते हो। ठीक है, इस एक्ट को क्या कहा गया? गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ये रिकॉर्ड में ही था, कभी भारत को गुड गवर्नमेंट देखने को नहीं मिली। अब इस एक्ट के तहत ये जो एक्ट लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC लिख रहा हूं मैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उसको अबॉलिश किया गया, अबॉलिश्ड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया। ठीक है, और जितना भी रेवेन्यू था, जितना भी आपकी टेरिटरीज होगी, ठीक है, जितनी भी टेरिटरीज है एंड रेवेन्यू, जितना भी अब रेवेन्यू टेरिटरीज है भारत की, वो किसके अंडर आ गई? टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। ठीक है जी, जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया की वो सारी ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट ने जो था आपका जो डेजिग्नेशंस थी, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसराय ऑफ इंडिया। अब जो भारत पे पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, अब उसको कौन से नाम से जाना जाएगा? वाइसराय ऑफ इंडिया।
कैन यू टेल मी हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? क्या बात है, ग्रेट पर्सनैलिटीज बैठी हैं भारत की यहाँ पे मेरे साथ। देखो कौन था जी फर्स्ट गवर्नर फर्स्ट वाइसरॉय? फर्स्ट वाइसरॉय आपके थे वो कौन से चाचा जी थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय जो है वो बनाया गया। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग जो है, अब देखो ये बनाने के बाद अब इन्होंने जो ड्यूअल गवर्नमेंट था आपका बीओसी एंड सीओडी, व्हाट डू यू मीन बाय बीओसी एंड सीओडी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सी मतलब पावर, मतलब पॉलिटिकल, जो बीओसी पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, इन सबको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, इट अबॉलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट। मैं लिख रहा हूं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट डज मीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल? व्हाट द फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल? Political and administration function will be taken by BOC and COD. Commercial function will be taken by Court of Director. तो अब यहां पर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता, इसके तहत इसको क्या कर दिया? ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। और क्या किया? इट एस्टेब्लिश्ड इस एक्ट के तहत क्या इस्टेब्लिश्ड हुआ? आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, इट इस्टेब्लिश्ड, आप लिख सकते हो 15 मेंबर कौंसिल, 15 मेंबर COUN कौंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट, जो किसको असिस्ट करेंगे? द सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखो ये जो 15 मेंबर्स थे ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये डिसीजंस टेकर नहीं थे, बट ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या कर सकते थे? एडवाइज कर सकते। अब देखना लॉजिक क्या है। ठीक है, ब्रिटिशर्स बहुत एक नंबर के, आज अगर हम देखें ना, हम उस समय उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर सकते थे तो वो हमारे इंपीरियल मास्टर, उन्होंने हमारे पर जुल्म किया। हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो जुल्म तो बताएंगे नहीं उनके, बट किस तरीके से उन्होंने भारत को अपने कब्जे में किया। इतना बड़ा देश था भारत, मानो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे भारत में थे। किस तरीके से इन्होंने कंट्रोल में लाया। आप तो यहाँ एक पूरे घर का मसला नहीं संभाल सकते हो, है ना। उन्होंने पूरा देश कैसे चलाया उस समय। अब देखो क्या था, इंडिया में अब वर्क करेगा गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो है कहां बैठा हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई मिनिस्टर होगा जो इंडिया का क्या होगा? सेक्रेटरी होगा। अब जो इधर जो कौंसिल्स इसके जो वाइसराय ऑफ इंडिया, इसके एग्जीक्यूटिव कौंसिल्स के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? वाइसराय को। और वाइसराय किसके रिस्पॉन्सिबल होगा? मतलब एक तरह से वाइसराय भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम कर रहा। ठीक है, अब होता क्या था कि कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में तो नहीं बैठते, ये जो पोस्ट थी वो इंडिया में नहीं बैठते थे, बट ये था कि ये वहां से होकर शासन भारत में चलाते थे और कभी कभी बीच में विजिटिंग ये जरूर करते थे। ठीक है, तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये एक रिस्पॉन्स था 1857 की बिगावत का, जो ब्रिटिशर ने हमें दिया। बोला कि हम इंडिया में जो है अब गुड गवर्नमेंट लेके आए हैं, अब आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस कर सकती है। उन्होंने कहा कि भैया अब जो जितनी भी भारत के अंदर मतलब इंटीग्रल जो पार्ट्स हैं, मतलब टेरिटरीज भारत की हैं, वो डायरेक्टली अब किसकी जो है पोजीशंस है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की, मतलब ब्रिटिश क्राउन की है। ठीक है, अब डायरेक्टली किसकी होगी ये जगह? ब्रिटिशर्स की होगी।
अब इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पद को हटाकर उसकी जगह एक नया पद बनाया जिसका नाम दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भाई तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है भाई, आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था भाई? लॉर्ड विलियम एंटिक। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? वो कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये पढ़ाया मैंने तभी रफली लिख रहा हूं। तो ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर टाइम पर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, स्थितियां बदलती गई। ठीक है, गुड गवर्नमेंट के बाद इतना उतार दिया सबने, मैं इसको कर दूं साफ। अब पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। किसी को कोई डाउट इसमें भाई, कुछ पूछना हो किसी ने? नो? सारा लक्ष्मीकांत का, जरूरत नहीं पड़ेगी लक्ष्मीकांत को पढ़ने की। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, और जब खोलते हो तो तुम्हारा दिल जो है वो ऐसे रोना शुरू हो जाता कि ये तो समझ ही नहीं आ रही, इतनी टफ लैंग्वेज है। पूरा उसी का है, मेन पॉइंट है जो पेपर में भी आपके 4th क्लास से लेके यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आप यहां से निकाल सकते हो। ओके, अब होता क्या है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, ये एक्ट्स आते हैं, अब नई इंट्रोडक्शंस होती है भारत में। कब कब आते हैं? 1861 में आता पहला, फिर दूसरा 1892 में आता है, और तीसरा 1909 में आता है। ठीक है, ये इतने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आते हैं भारत में। ठीक है, अब देखो ये इंप्लीमेंट किए, और ये क्यों किए इन्होंने, कि क्योंकि ये ब्रिटिश चाहते थे कि भारत में हम जो है वो शासन को और मजबूत करें। ठीक है, अब एक चीज साइड पे ही लिखना कि भारत में जो बजट सिस्टम आया था ना, बजट की फर्स्ट टाइम जो बात की गई थी 1860 में की गई थी। ठीक है, 1860 में बजट की बात की गई थी। तो अब बात करते हैं जो आपका 1861 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1861 की, 1861 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं उनके फीचर्स क्या है? ठीक है, देखो यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या बनाया कि इंडियंस को भी इंट्रोडक्शंस दी। भाई लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस में याद रखना, अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता, 2 कॉन्स्टिट्यूशंस थी, एक आपकी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशंस थी और एक आपके वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस थी। तो भारत को इंट्रोडक्शन किसमें किया गया? लेजिस्लेटिव। इन्होंने कहा कि हम भारत को क्या करते हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि हमें पता चले भारत के अंदर। देखो ना, जब तक जिस लोकेलिटी का कोई बंदा हमारे पास नहीं होगा तो हम उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने भारत के कुछ मेंबर्स को जो क्या किया, ऐड किया। इसमें क्या, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किस में? बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। विद लॉ मेकिंग। ठीक है, भारत को इंट्रोड्यूस। अब आप एक चीज से खुश नहीं होना भाई कि भैया भारतीयों को जो है वो इंट्रोड्यूस किया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, बट ये वो भारतीय थे बेचारे, एक तो इनके आप कह सकते हो चमचे, ठीक है, और दूसरा ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। अब नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर्स क्या हैं? ऑफिशियल मेंबर्स वो हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से अपॉइंट करके भारत में भेजेगी, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो हैं जिनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया खुद अपॉइंट करेगा। अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करता था? चमचू को करता था। क्या बात है, ठीक है। इन 1862 में
लॉर्ड कैनिंग जी क्या करते हैं इन 1862? लॉर्ड कैनिंग जी ने क्या किया, उस समय वायसराय थे, नॉमिनेटेड, इसने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 बंदों को इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। भाई उन 3 बंदों के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है जी। उन 3 बंदों के नाम क्या थे? पहला था राजा बनारस, फिर दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला एंड तीसरा जो था सर दिनकर राव एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में तो इनको अपॉइंट किया, बट ये क्या था, नॉन ऑफिशियल्स थे, ये कुछ बोल नहीं सकते थे बेचारे, बैठे रहते थे चुप करके, ना बोलो ना देखो ना सुनो, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं बस आपने देखना, ठीक है। अब ये लोग चमचे थे, तो आपको पता चमचे तो फिर तारीफ ही करेंगे, क्या बात है भाई, किसी इंडियन को उठा के अंदर किया, वाह आप में तो बब्बर शेर वाली पावर है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना। ये हमारे जावेद जैसे बंदे थे। जावेद दिल पे नहीं लेना यार। अच्छा, ये जो एक्ट था, इस एक्ट के बाद पहले तो 1773 में, समझ आ रहा है, 1773 में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब मोर पावर टू द बंगाल प्रोविंसेस। देन इंडिया में एक पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल की। अब जो 1861 का जो आपका कौंसिल एक्ट था, इसके तहत क्या किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अब पावर को प्रोविंसेस को भी देना शुरू किया। जैसे मद्रास प्रोविंस था, मुंबई प्रोविंस था, अब इनको कहा भैया तुम भी कुछ पावर्स ले लो। अदरवाइज जितने भी थे ये किसके कंट्रोल में थे, बंगाल के, ठीक है, बंगाल के कंट्रोल में थे। बट ये है कि उनको भी कहा कि तुम लोग भी, अब तुम्हें भी कुछ हम देते हैं फंक्शन। तो आप यहां लिख सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड किसमें, आप खुद से क्या कर सकते हो कि आपके पास भी कुछ पावर्स हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वाइसराय ने अब क्या किया, अब हाँ एक चीज याद रखना कि जितनी भी कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती थी, वो किसके थ्रू होती थी, वाइसराय ऑफ इंडिया के अंडर। जैसे आज नहीं होता, जैसे आप लोग कहते हो ये फंड्स वगैरह होती है, गवर्नमेंट की फंड्स होती हैं, कॉन्टीजेंटी फंड्स होती, कंसोलिडेटेड फंड्स होती हैं, पढ़ोगे अब आर्टिकल्स पढ़ोगे उनके रिलेटेड, आज भी हैं। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को पैसा निकालना होता तो फंड से निकालना होता तो कुछ आर्टिकल के तहत पावर होती है उनके पास पैसा निकालने। फिर वो बिल जाता है किसके पास, अब पहले आपका जाता है लोअर हाउस में, मतलब लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है। पर राज्यसभा के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है मनी बिल को रोकने की। तो ये मनी बिल था, तो वहां से मनी बिल का आज भी आप देखोगे ना हमारे संविधान के बीच में डायरेक्टली कुछ पार्ट जो है वो उनके उठा के डायरेक्टली डाले हुए हैं। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, बट इतना बोल रहा हूं कि कॉन्शियल एक्ट 1861 के तहत जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन इंडिया विल बी टेकन बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया के तहत जो ट्रांजैक्शन, जितनी भी कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन होनी थी, वो किसके तहत होनी थी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया के। अब यहां पे एक सिस्टम आता है, पोर्टफोलियो का नाम सुना आप लोगों ने, पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या होता पोर्टफोलियो, देखो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये आप लिख लेना, वैसे ये इंट्रोड्यूस्ड बाय
लॉर्ड कैनिंग ने किया था ये। इन 1859 में। पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया था? हाँ, अब इसके तहत क्या था कि ये 1859 के तहत जब ये पोर्टफोलियो सिस्टम किया गया, इसके तहत क्या था कि अब वाइसराय के पास एक पावर थी कि कोई ऑर्डिनेंस होता ना, उसको 6 मंथ के लिए पास कर सकता था। जैसे आज भी हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जैसे कहीं पे मानो कि मशीनरी नहीं, मतलब फंक्शंस नहीं कर रही, जैसे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू करते हैं कि यहां पर डायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो काम करेगा, मतलब आर्मी, इंडियन फोर्सेस जो है वो वर्क करेंगी। तो इसने क्या किया कि पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। इसके तहत क्या हुआ कि भाई अब जो है इसके पास वाइसराय ऑफ इंडिया के पास पावर है कि ये कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अब मैं लिख लेता हूं, इट empowered the Viceroy of India to pass an ordinance। इस ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन कितनी थी? 6 मंथ, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ की थी। ठीक है, इसकी पावर थी सिर्फ 6 मंथ की, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग जी ने किया था। इतना हो गया, लिख लिया सबने? एक बार लिख लो। हो गया? अब समझ आ रहा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वो लेक्चर देख लिया था पूरा आपने भी? इसने देखा होगा। गुरुदेव आपने देख लिया था? छुट्टियां कम मारा करो साहिब, आपके इंतजार में हम रहते हैं यहाँ पे और आप दिखते ही नहीं है। इसके वो आज वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं है इसके साथ, है नहीं? ये वाइसराय ऑफ हमारे इंस्टीट्यूट का है। वो आपकी आ गई डेट आ गई आपकी? लिख लो, लिख भी लो, बोलते भी लो, कानों से सुनो, हाथों से लिखो और मुंह से बोलो। हो गया साहिब? जी सर, बिल्कुल यही करवाएंगे। आप फीचर्स ऑफ इंडियन कॉनिशियल एक्ट 1892। जब ये एक्ट आता है ना, अब देखो जो रिप्रेजेंटेशन थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, नॉट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, अपॉइंटमेंट कहां पे, नॉमिनेशंस कहां पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अपॉइंटमेंट थी। अब उसको देख के बहुत सारे प्रोविंसेस ने जो है वो आवाज उठाना शुरू की, बोला भाई ये क्या मजाक चल रहा है, आपको जो मन करता है उसको उठा देते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं तो उनको आप बिठा देते हो। तो फिर बोला वाइसराय ऑफ इंडिया ने बोला ये बात तो सोचने वाली है। ठीक है, अब उसी खुशी में वो क्या करते हैं, खुशी में नहीं कहते, मतलब दबाव में आके ये कहते हैं कि भैया ठीक है, अब आप लोग भी कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन आप भी दोगे, जैसे बंगाल के लोग, बंगाल चैम्बर्स के लोग। ठीक है, उसके बाद आपके जो कॉमर्स एसोसिएशंस के ग्रुप थे, जो प्रोविंसेस के जो हेड थे,
उनने क्या कहा, उनको क्या कहा कि अब आप लोगों को भी जो अच्छा लगता आप मुझे रिप्रेजेंटेशंस दो तो मैं नॉमिनेशंस कर दूंगा, आप भी खुश और हम भी खुश। मतलब आप कह सकते हो कि 1892 फर्स्ट टाइम, आप इलेक्शंस नहीं कह सकते हो बट इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ना, नॉमिनेट किसी को करके भेज रहे हो, दैट्स मींस आप उसको चुन के भेज रहे हो। तो वार्ड इलेक्शंस कभी भी यहां पर यूज नहीं हुआ। और क्या कहा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इन्होंने क्या किया भाई, मेंबर्स जो थे इन्होंने बढ़ा दिए। किसमें, आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें इन्होंने मेंबर्स बढ़ाए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और उनकी तादाद बढ़ाई। लेकिन मेजॉरिटी अभी कौन सी रखी, मेजॉरिटी किसकी रही, गोरे लोगों की, मतलब गोरे, ठीक है, अंग्रेजों की रही। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, बस इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात कब हुई भारत में, तो 1892 कौन सा, बस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। बट यह है कि लिखवा लेता हूं मैं, इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ additional non-official members shall members in सेंट्रल, और एक चीज और हुई, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी इनको जब 1861 में इनको कहा कि प्रोविंसेस को भी पावर दी, तो वहां पर भी गवर्नर्स थे, गवर्नर्स के अंडर अब इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वहां पर भी बनाई। तो इन्होंने इंक्रीज किए नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इन्होंने मेंबर्स को जो वो इंक्रीज किया। और अभी भी इन्होंने क्या किया और मेंटेन रखा, और जो मेजॉरिटी थी वो अभी भी कौन सी थी, हाँ मतलब अभी भी इनकी जो थी, और साथ में इन्होंने जो मेंबर्स बढ़ाए और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस भी बढ़ा दिए, ठीक है। बट मेजॉरिटी स्टिल गोरे लोगों की थी, ठीक है। और एक चीज लिख लो इसमें, The act made a limited and indirect presentation presentation for the use of elections in filling up the वही जो मेंबर्स नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। मैं इतना ही लिख रहा हूं, द एक्ट मेड आ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस। तो साथ में ये भी लिख लो, द वर्ड इलेक्शंस whoever not used in this, ठीक है। अब देखो इस एक्ट में जो आपको ज्यादा याद रखना है वो क्या है, सिंपल सा 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 3 मेंबर्स को ऐड किया, जो आपके थे राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। 3 लोगों को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है वो ऐड किया, ठीक है, या नॉमिनेट किया। उसके बाद क्या होता है कि जब 1892 का कॉन्शियल एक्ट आया तो कुछ लोगों ने इतराज जताया कि भैया तुम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी, हमारी भी चलेगी। अब कुछ लोग वहां पर ऐसे दीवान साहब जैसे भी कुछ समझदार थे, हमारे जैसे थोड़ी ना थे चुप करके देखते रहो ढोल बज रही है ना। दीवान साहब ने कहा भैया हमारे भी कुछ लोग ऐड करो, हम भी कुछ हैं, क्योंकि बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, तो आम लोगों की उस समय भी नहीं चलती थी जैसे आज आपकी चलती है, आपके वोट की पावर है।
बट वहां पे उस समय बिजनेसमैन बड़े बड़े, ठीक है, जो लोग थे, उनके कहने पर इन्होंने क्या किया, लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस, मतलब आप कह सकते हो इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई, बट द वर्ड इलेक्शंस होएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट, इलेक्शंस की बात यहां पर इसमें नहीं की गई। ठीक है, आई होप कि यू गॉट इट। ठीक है, समझ आ गया? सब्जार जी अच्छे से समझ आ रहा है? ओके, कर दें साफ अगर लिख लिया हो तो। जसवीर सर, अब पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ द एक्ट 1909। फीचर ऑफ द एक्ट 1909। 1909 के एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा पीछे नजर डालते हैं हम। यहां पर बड़ी लैंडमार्क चीजें हुई। इन्होंने जो बीज बोया ना, अब यहां से वो हम लोगों ने उसको काटना शुरू किया। बीज कौन सा? जहर वाला, वो वाला बीज नहीं जो फसलें उगा के आप लोग मीठे मीठे फ्रूट्स खाने की चीजें है ना, वो नहीं, ये दूसरा बीज था। इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि अब इंडिया जो है वो उनमें जागरूकता आ रही है। ठीक है, 1857 की रिवॉल्ट के बाद इन्होंने कांग्रेस को खुद क्रिएट किया था। कांग्रेस बनाई नहीं थी, इन्होंने खुद क्रिएट किया था। क्यों किया था पता आपको? ये पढ़ेंगे हिस्ट्री में भी। लेकिन उनने क्रिएट किया था कि भारतीयों के बीच का जो प्रेशर है ना, वो हम कांग्रेस के थ्रू उसका प्रेशर, जैसे सिटी नहीं होती है, उनका समय समय पर वो सिटी के तौर पर वो हम हवा निकालते रहेंगे। जब इंडियन भड़कने के लिए आएंगे तो हम कांग्रेस के थ्रू कुछ चीजें देके उनको शांत करवा देंगे। मतलब कांग्रेस को एज अ कुकर की तरह यूज किया इन्होंने, हैं। हम बड़े तेज लोग थे वो अंग्रेज उस समय चाले चलते। मतलब हम लोग तो आप सोचोगे ना, मैं यार आज मेरे लिए बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पड़पोतरों के बारे में भी सोचते थे। और सोच के कितना 200 साल तक भारतीयों के ऊपर राज किया है ना। अब भारतीय इतने सीधे भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो होता क्या है, 1905 का वो दिन था, 16 अक्टूबर 1905, जब लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट और वेस्ट बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उन्हें कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड किया। एक प्रोविंस में मुस्लिम थे, एक प्रोविंस में हिंदू थे। तो 1906 में एक मूवमेंट चलाई गई। ठीक है, पढ़ेंगे उन मूवमेंट्स को भी हम। मूवमेंट चलाई गई कि भाई हमारा भाईचारा खत्म नहीं हुआ। फिर हिंदू मुस्लिम्स में आपस में राखियां तक बांधी और वंदे मातरम के संगीत जो है पूरे भारत में गूंजने लगे। अच्छी बात है, गूंजे, बड़ी प्यार जिताया एक दूसरे के लिए। ठीक है, लेकिन वो जहर अभी असर नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी जो है बाइकाट करेंगे, हम कोई चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इधर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाई मुस्लिम्स को कहा तुम तो अकेले पड़ गए हो, भाई कांग्रेस ने तो अपना वो बना दिया संगठन, हालांकि कांग्रेस में मुस्लिम भी थे। अब देखो, उन्होंने कहा कि तुम भी अपना कुछ बनाओ, तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होगी 1906 में। 1908 में मुस्लिम्स को पंप दिया, बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुम लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करो, कि तुम बोलो हमारे अलग से इलेक्शन होने चाहिए। अब देखो 1909 में इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भारत में आया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब मुस्लिम्स को मुस्लिम चुनेगा। उन्होंने क्या कहा, जब वो एक बैठक चल रही थी वहां पर कहा कि मुस्लिम्स का रहना अलग है, उनका ढंग तरीका अलग है, खाना पीना अलग है। भाई अब मुझे बताओ, खाना पीना हम लोगों का अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो क्या चाल चलाई, बोला ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनका इलेक्शंस भी अलग होने चाहिए। ठीक है, 1909 में ये चीज लाके खड़ी की और इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि कम्युनल इलेक्शंस भारत में करवाए गए। और ये लोग यहां पर नहीं ठहरे, आगे भी इन्होंने फिर डिप्रेस क्लासेस को भी बाहर लाया। जहां जहां इनको पता चल रहा था वहां वहां आग लगा के निकल गए, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। आज सारी देन इनकी है भाई। इस एक्ट को क्या नाम दिया जाता है?
क्या बात है, एडवांस बंदा ये आपके साथ बैठा हुआ। दिस एक्ट इज आल्सो नाउन एज, ये मैं ऐसे ओब्लिक करके नाउन एज लिखता हूं, ठीक है, नाउन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इसको। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। हैं क्या था? बिल्कुल सर, मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था और मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। और मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल भी कहा जाता है, फादर ऑफ, जो सबसे पहले जो आग भड़काने वाला बंदा इस दुनिया में, हमारे भारत में, ठीक है। तो लिख लो वैसे मिंटो कौन था? मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ, मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड मॉर्ले वाज द मॉर्ले was the CRETS Secretary of States, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि 1909 में फर्स्ट टाइम किसी भारत को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में मेंबरशिप का जो है वो पोजीशंस मिली, तो उसका नाम भी पूछा जाता है, उसको लॉ मिनिस्टर बनाया गया वहां पर। पहला बंदा जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये लिख लो वैसे बीच में, इसी एक्ट में हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council। सत्येंद्र, ये पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला भारत का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, और ये वहां पर जो था क्या बनाया गया, इसको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक, अंडर दिस एक्ट, मुस्लिम मेंबर्स वर elected by मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम्स मेंबर्स को कौन चुनेगा? मुस्लिम वोटर्स ही, ठीक है। और इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया भाई। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड मिंटो को क्या दिया गया? एंड मिंटो कैम्स टू बी द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये क्वेश्चंस बड़ी बार रिपीट होता है और होता रहेगा। कम्युनल इलेक्टोरेट, तो भारत में कम्युनलिज्म्स का अगर किसी को बाप कहा जाता है तो वो बाप है आपका मिंटो। मिंटो ने ही जो भारत में कम्युनलिज्म को जन्म दिया और लीगलाइज्ड किया इसने, ठीक है। अब देखो यहां पे आप सोच सकते हो, देखो इनने किस तरीके से किया। अब देखो ना, मुस्लिम वोटर्स को मुस्लिम चुनेंगे।
अब कैसे नहीं, जो मुस्लिम मेंबर है वो कैसे मना करेंगे? भाई अच्छी बात है भाई, मेरे अपने बंदे मुझे चुनेंगे, मैं तो जीत ही जाऊंगा। अब हर बंदा पावर के लिए नाचता है ना। अभी मैं कह दूं भाई रिश्वत के तौर पर, मानो कि यहां पर सब्जार को मैंने बोल दिया भाई सब्जार जी आपको मैं 20 लाख देता हूं, आप अपना मुंह बंद रखो, बाकियों को मरने दो। खुश हो जाएगा, बोलेगा 20 लाख में मेरा, ये तो चलो आप नहीं मानोगे, हाँ देखो अभी बोल रहा दो, ठीक है, मतलब 20 लाख में बोलेगा कोई बात नहीं सर छोड़ो आप, ठीक है मेरे को दे दो, ये अपना सोचेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना फायदा देखना है। तो भाई किसी एक आप बंदे को दोगे तो वो खुश हो जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की। ये एक बंदे को फेवर करते थे, उसको लेके दूसरे के ऊपर चढ़ाई मारते थे। समझ? हाँ, उस मतलब खुद का इस्तेमाल उन्होंने कभी भी नहीं किया। मतलब मेरे को पता है जसबीर की बहुत बड़ी दुश्मनी है आकाश के साथ। मैंने जसबीर को बोला भाई तू बब्बर शेर है, आज से जम्मू का राजा तू, बस तू आकाश को हटा दे। ये तो बोलेगा साहिब ये तो छोटी सी बात है मेरे लिए, रातों रात पता चलेगा कि आकाश है ही नहीं, आकाश गायब है दुनिया से। तो फिर मुझे पता चला कि अब जसबीर भी बड़ा बाबू खान बन रहा है। फिर दीवान को बोला भाई तेरे को जम्मू पे राज करना, जम्मू के साथ तेरे को कुठवा भी मिला, ठीक है। बोलेगा सर ये तो इतना बड़ा ऑफर तो मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब दीवान साहब रातों रात जसबीर को गायब कर, इस तरीके से इन्होंने अपने जो भी पावरफुल लीडर्स थे उनको रास्ते से हटा दिया, उतार दिया। भाई ये है बड़ा इतना, ठीक है। अब कल करेंगे हम 1919, ठीक है, 1919, ठीक है। वो एक्ट लाया गया, उसको कहा गया था कि इसको हर 10 साल के बाद रिवाइज करेंगे। बट कुछ इन्होंने ऐसे पंगे किए बीच में, जो आपने सुना होगा राउलेट एक्ट आया था 1919 का, फिर जलियांवाले बाग की ट्रेजेडी हुई 1919 की, है ना। उसके बाद इन्होंने 2 लीडर्स को अरेस्ट किया राउलेट एक्ट के तहत। राउलेट एक्ट क्या था? एक तरह का उसको काला कानून कहा जाता है, मतलब किसी को के ऊपर भी शक होता है तो उसको अरेस्ट कर दो, इसको बंद कर दो यार थोड़ा, गुरुदेव सेंटर वाला होगा।